नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल कॉन्सेप्चुअल क्लासेस में। तो आज हम अपनी श्रृंखला को बढ़ाते हुए बात करेंगे एक नए टॉपिक की जो कि नंबर से ही रिलेटेड होगा। लेकिन सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि कल जो हम लोगों ने पढ़ा था उसको क्विकली से रिवाइज कर लेते हैं। कल हम लोगों ने नंबर्स के बारे में पढ़ा था, नंबर की डेफिनेशन क्या होती है कि हर वो चीज़ जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब नंबर एक डिनोशन होता है, एक रिप्रेजेंटेशन होता है जिसके थ्रू हम काउंटिंग को दर्शाते हैं। फिर नंबर की हम लोगों ने टाइप की बात कही थी, तो एक तरफ होता है रेशनल नंबर, एक तरफ होता है इरेशनल नंबर। ठीक है, एक तरफ मतलब सबसे पहले हमने नंबर को बांटा था रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर में, फिर हमने रियल नंबर को बांटा था रेशनल और इरेशनल नंबर में, फिर रेशनल नंबर की बात कही थी तो रेशनल नंबर की हमने बांटा था नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर नंबर में। इन सबकी डेफिनेशन को भी समझा था, इन सबके एग्जांपल को भी हमने लोग डिस्कस किया था। फिर कुछ लोगों के मन में अगर ये सवाल होगा, उन सवालों को हम सबसे पहले कैच करते हैं, उनको समझते हैं कि कुछ लोगों को कंफ्यूजन ये होती है कि सर जब आपने इरेशनल नंबर को पढ़ाया तो आपने इरेशनल नंबर में एग्जांपल दिया कि √2 एक इरेशनल नंबर है। तो मैंने कहा जी हाँ बिल्कुल, √2 एक इरेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि √2 की अगर आप एक्चुअल मान पर जाएंगे ना तो आपको कभी भी एक्चुअल मान नहीं मिलेगा, वो लगातार चलता चला जाएगा पॉइंटों में। लेकिन अगर मैं बात करूंगा क्या √4 एक इरेशनल नंबर है, तो इसमें आप कहोगे नहीं सर √4 एक इरेशनल नंबर नहीं है। तो अब इसके पीछे बच्चा कंफ्यूज हो गया कि सर √2 तो आपने बोला कि इरेशनल नंबर है, तो मैंने तो यही बाय डिफॉल्ट मान लिया। यही तो बाय डिफॉल्ट गलती होती है बच्चों की कि एक चीज समझाओ तो बाय डिफॉल्ट हर चीज वो अपने अनुसार ले लेते हैं। मैंने कहा √2 एक इरेशनल नंबर है, तो √4 भी इरेशनल नंबर होगा? नहीं। क्यों? इसके पीछे कारण ये है कि √4 होता क्या है, √2 × 2, 4 को 2 × 2 लिख सकते हैं। और √2 का कहने का मतलब ही यही था कि कोई भी संख्या दो बार अगर गुना में लिखी हुई है इस चिन्ह के अंदर तो वो बाहर आ जाती है, इसका मतलब 2। तो √4 कुछ और नहीं बल्कि 2 था। और 2 क्या इरेशनल नंबर होता है? नहीं जी, 2 इरेशनल नंबर नहीं होता है बल्कि 2 रेशनल नंबर होता है। तो √2 तो एक इरेशनल नंबर है, √2 तो एक इरेशनल नंबर है, लेकिन √4 एक इरेशनल नंबर नहीं है बल्कि कैसा नंबर है? एक रेशनल नंबर है। कैसा नंबर है? एक रेशनल नंबर है। कंफ्यूजन समझ में आया ना? कंफ्यूजन समझ में आया? ठीक ऐसे अगर मैं बोलूं √9, रूट के अंदर अगर 9 लिखा हुआ है, 9 लिखा हुआ है, तो क्या ये रेशनल नंबर है? आप कहोगे सर ये रेशनल नंबर ही है, इरेशनल नंबर नहीं है। क्यों? इसके पीछे कारण ये है कि सर √9 को हम 3 × 3 लिख सकते हैं, और हर वो संख्या जो रूट के अंदर दो बार लिखी होगी गुना में, तो वो संख्या रूट से बाहर आ जाएगी, इसका मतलब 3। और 3 हमें पता है कि 3 को हम 3/1 3/1 लिख सकते हैं। 3/1 का मतलब है कि ये नंबर कैसा नंबर है? एक रेशनल नंबर है। कैसा नंबर है? एक रेशनल नंबर है। तो आपको आई होप रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर की डेफिनेशन में भी समझ में आया होगा जो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, और इनके पीछे के डाउट भी क्लियर हो गए होंगे कि √4 क्या है और √9 क्या है। चलिए, कल की वीडियो को हमने क्विकली रिवाइज किया है। आज हम लोग एक नए कॉन्सेप्ट इसी को आगे बढ़ाएंगे। तो आगे बढ़ने से पहले याद रखिए चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। देखिए फ्रेंड्स, कल हम लोगों ने नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ा था और नेचुरल नंबर की डेफिनेशन को भी बहुत अच्छी तरीके से समझा था कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं वो सभी नेचुरल नंबर्स होते हैं। अब पॉजिटिव इंटीजर बोल रहा हूं तो पॉजिटिव इंटीजर में कंफ्यूजन नहीं रखनी है कि 1 से लेकर जितने भी नंबर पॉजिटिव में हम लेते चले जाएं वो सभी नंबर क्या कहलाते हैं? आपके नेचुरल नंबर कहलाते हैं। अब नेचुरल नंबर की प्रॉपर्टीज भी होती है। ये देखिए, ये जो प्रॉपर्टीज मैंने बोर्ड पर लिखी हुई है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं आपके एग्जाम को लेकर। बात समझ रहे हो? कहीं और किसी एग्जाम में पूछी जाती हो नहीं पूछी जाती हो उससे कोई मतलब नहीं है, आपके टीचिंग एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब आपसे सिलेबस में दे दिया गया कि नंबर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन, आप देखना केबीएस के सिलेबस में भी लिखा हुआ है एडिशन ऑफ नंबर एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर, डिवीजन ऑफ नंबर। तो ये है क्या? मतलब नंबर के बारे में समझना, उनकी प्रॉपर्टीज को भी समझना। देखिए, जब नेचुरल नंबर की प्रॉपर्टीज को समझेंगे तो सबसे पहले क्लोजर लॉ आता है। क्लोजर लॉ क्या होता है उसको समझिए। क्लोजर लॉ को हिंदी में क्या कहते हैं? क्लोजर लॉ को हिंदी में हम लोग कहते हैं समवरक नियम। समवरक नियम, हिंदी मीडियम वाले याद रखें, क्लोजर लॉ को हिंदी में कहते हैं समवरक नियम। ये होता क्या है? बेसिकली बहुत ही सिंपल सी चीज है। इसमें कह रहा है कि हम दो प्राकृतिक संख्याओं को अगर जोड़ें तो उनका योगफल हमेशा एक प्राकृतिक संख्या होती है। दो प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ने पर एक जो योगफल मिलता है वो क्या होता है? एक प्राकृतिक संख्या होती है। यानी सम ऑफ 2 नेचुरल नंबर्स is also be a natural number. Sum of 2 natural numbers is also be a natural numbers. मतलब दो प्राकृतिक संख्याओं का योगफल हमेशा एक प्राकृतिक संख्या होती है। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, मानव के ही बच्चे मानव होते हैं। कभी आपने देखा कि मानव के बच्चे बंदर पैदा हों? नहीं ना, बंदर के बच्चे बंदर पैदा होंगे, कुत्ते के बच्चे कुत्ते पैदा होंगे और मानव के बच्चे मानव पैदा होंगे।
हाँ, वो कुछ एक्सेप्शन है कि मानव के रूप में कुछ दानव भी पैदा हो जाते हैं, वो एक्सेप्शन के रूप में, जैसे केमिस्ट्री में एक्सेप्शन होते हैं उस तरीके से अपवाद के रूप में उनको हम लेंगे। लेकिन यहां समझिए, क्लोजर लॉ हमसे ये कहता है कि जब भी हम दो नेचुरल नंबर्स को जोड़ेंगे तो हमेशा एक नेचुरल नंबर मिलेगा। क्या इसमें कुछ गलत कहा गया है? कोई एग्जांपल ले लीजिए। देखिए 2 एक नेचुरल नंबर है, 3 एक नेचुरल नंबर है, दोनों नेचुरल नंबर को जोड़ा, हमें क्या मिला? 5 भी क्या है? नेचुरल नंबर है। तो वही चीज तो कह रहा है कि दो नेचुरल नंबर को जब भी आप जोड़ेंगे तो हमेशा एक नेचुरल नंबर ही मिलेगा। क्लियर है इतनी बात? अगली प्रॉपर्टी हमसे कहती है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ देखिए एडिशन में भी होता है, मल्टीप्लिकेशन में भी होता है, एडिशन में भी होता है, मल्टीप्लिकेशन में भी होता है। देखिए जरा, एडिशन की एसोसिएटिव लॉ की देखा जाए और फिर मल्टीप्लिकेशन के एसोसिएटिव लॉ को देखेंगे तो बेसिकली होता क्या है? एसोसिएटिव लॉ हमसे कहता है कि अगर 3 नेचुरल नंबर आपके पास हैं, एक नेचुरल नंबर ए, एक नेचुरल नंबर बी और तीसरा नेचुरल नंबर सी, अगर तीनों नेचुरल नंबर आपके पास हैं तो बेसिकली इनकी एडिशन करते समय या मल्टीप्लिकेशन करते समय, इन तीनों नेचुरल नंबर का एडिशन करते समय या मल्टीप्लिकेशन करते समय अगर इनकी ब्रैकेट को चेंज कर दिया जाए तो ब्रैकेट को चेंज करने पर इनकी कैलकुलेशन में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। बात समझ पा रहे हो? कैलकुलेशन करते समय इनकी ब्रैकेट्स को अगर चेंज भी कर दिया जाए तो इनकी ब्रैकेट्स के चेंज करने पर कोई भी कैलकुलेशन में डिफरेंस नहीं होता है, आंसर आपको सेम ही मिलेगा। फॉर एन एग्जांपल देखिए जरा, पहले हम इसकी प्रॉपर्टीज को समझ लेते हैं। हमारे पास ए बी सी ये तीनों नेचुरल नंबर थे, क्योंकि हम नेचुरल नंबर की प्रॉपर्टीज को समझ रहे हैं। तो हमने क्या कहा कि एडिशन के लिए हमने क्या किया, इन तीनों को जोड़ रहे हैं। अब जोड़ते समय क्या था कि बी और सी नेचुरल नंबर के साथ में ब्रैकेट था, और फिर हमने कहा कि इस ब्रैकेट को हमने बदल दिया, अब हमने इस ब्रैकेट को ए और बी के साथ ले लिया है, लेकिन हम जोड़ ही रहे हैं क्योंकि एडिशन की प्रॉपर्टी समझ रहे हैं। तो क्या इनका एडिशन अलग अलग आएगा? क्या इनका एडिशन अलग अलग आएगा? नहीं जी, इनका एडिशन सेम ही आएगा। तो वही चीज कह रहा है इक्वल में। तो इसका एग्जांपल ले लो। मान लो कि ए के रूप में आपको दिया गया है 2, बी के रूप में दिया गया है 3 और सी के रूप में दिया गया है 5। ये तीन नेचुरल नंबर आपके पास में है, आपने इनको जोड़ा तो 2 प्लस ब्रैकेट में क्या था, b प्लस सी, b क्या है 3 और c क्या है 5, इक्वल a क्या है 2 और b क्या है 3 प्लस c में क्या है 5, इनको जोड़ा है। देखिए क्या इनका एडिशन अलग अलग आने वाला है? नहीं आने वाला है। ब्रैकेट की कैलकुलेशन को हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं, तो 3 और 5 को जोड़ोगे तो 8 होगा, और 8 में 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 10। यानी यहां से कितना मिलने वाला है? 10 मिलने वाला है। यहां से हमें 10 मिलने वाला है। और यहां से भी देखो ब्रैकेट की कैलकुलेशन पहले सॉल्व करेंगे तो 2 और 3 5 होगा, 5 और 5 10, तो यहां से भी क्या मिलने वाला है? 10 मिलने वाला है। इसका मतलब दोनों ही बराबर हैं, दोनों चीजें बराबर हैं। का मतलब क्या हुआ कि चाहे ब्रैकेट इस तरफ ले लो चाहे ब्रैकेट उस तरफ ले लो, अगर तीनों नेचुरल नंबर हैं तो एडिशन करते समय ब्रैकेट को चेंज करने से इनकी भी प्रॉपर्टी में, इनकी कैलकुलेशन में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। सेम ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन में भी हो जाता है। देखिए जरा, मल्टीप्लिकेशन में भी सेम वही चीज है कि 3 नेचुरल नंबर आपके पास में है, तीनों का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। पहले ब्रैकेट बी और सी की तरफ था, फिर हमने ब्रैकेट को चेंज कर दिया, अब हमने ब्रैकेट ए और बी की तरफ ले गए हैं। तो क्या ब्रैकेट चेंज करने से इनकी कैलकुलेशन में कोई भी अंतर पड़ा? क्या इनके आंसर में कोई डिफरेंस हुआ? आप एग्जांपल के तौर पे इन्हीं तीनों संख्याओं को ले लेना, तो वही सेम चीज यहां से भी निकल के आएगी कि 3 × 5 15 होगा और 15 × 2 30 हो जाएगा। यहां पे भी 30 निकल के आएगा। इसका मतलब क्या है कि ये प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज नेचुरल नंबर की हम लोगों ने 2 पढ़ ली। पहली क्लोजर प्रॉपर्टी जिसको समवर्क नियम कहते हैं, और एसोसिएटिव लॉ इसको हम हिंदी में कहते हैं साहचर्य नियम। हिंदी मीडियम वाले ध्यान रखो, एसोसिएटिव लॉ को क्या कहेंगे? साहचर्य नियम। इसमें होता क्या है, बेसिकली आपको याद रखना है कि 3 नेचुरल नंबर आपको दिए जाएंगे। 3 नेचुरल नंबर में इनको अगर जोड़ा जा रहा हो या मल्टीप्लाई किया जा रहा हो, दोनों ही कंडीशन में अगर इनके ब्रैकेट को चेंज कर दिया जाए तो कोई भी परिवर्तन, इनकी आंसर में कोई भी परिवर्तन इनके नहीं होता है। लास्ट प्रॉपर्टी होती है इनकी कुमुलेटिव लॉ। क्या होता है? कुमुटेटिव लॉ। कुमुटेटिव लॉ को हिंदी में क्या कहते हैं? क्रम विनिमय नियम। क्या कहते हैं? क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम, कुमुटेटिव लॉ क्रम विनिमय नियम। होता क्या है? क्रम विनिमय का मतलब क्या है? इनके क्रम को बदल दिया जाए। मतलब दोनों ही प्रॉपर्टी देख रहे थे, एडिशन में भी मल्टीप्लिकेशन में भी। एडिशन में क्या कह रहा है कि पहले हम a प्लस बी जोड़ें या b प्लस a जोड़ें, क्या इनके आंसर में कोई अंतर होगा? बड़े ही गजब बात कर दी है भाई। 2 और 3 ऐड किया जाए या 3 में 2 ऐड किया जाए, 2 में 3 ऐड किया जाए या 3 में 2 ऐड किया जाए, क्या दोनों के आंसर अलग अलग आएंगे? आपको नहीं सर, दोनों के आंसर अलग अलग नहीं, बल्कि एक ही आंसर आएगा। 2 + 3 भी 5 होगा, 5 + 3 भी 2 होगा। लेकिन एक बच्चा ऐसा नहीं समझ पाया था। एक बच्चे के घर में एक टीचर आता था पढ़ाने, उसने पहले दिन पढ़ाया उसको 2 + 3 होता है 5। क्या बोला? 2 + 3 होता है 5। और अगले दिन उसने बोल दिया आके कि 5 - 3 होता है 2। बच्चा कंफ्यूज,
बच्चे ने अपने पिताजी से शिकायत की, पिताजी भी बच्चे जैसे थे, उन्होंने कहा ये क्या कर दिया भाई, 2 + 3 जब 5 होता है तो 5 - 3 2 कैसे हो जाएगा, टीचर को कुछ नहीं आता है, उसने टीचर को भगा दिया। ठीक है, तो ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि आपको पता है कम्यूटेटिव लॉ हमसे क्या कहता है। कम्यूटेटिव लॉ की अगर एडिशन की बात कही जाए तो 2 नेचुरल नंबर आपके पास है, एक ए एक बी, दोनों को जोड़ा जाए, भले ही इनका क्रम चेंज कर दिया जाए, a + b का मान भी उतना ही होगा जितना b + a का होगा। ठीक ऐसे ही मल्टीप्लीकेशन में भी होता है, a × b भी वही होगा जो b × a होता है, यानी 3 × 2 किया जाए या 2 × 3 किया जाए, आंसर तो 6 ही मिलना है। 3 × 2 किया जाए या 2 × 3 किया जाए, आंसर तो 6 ही मिलना है। तो ये 3 प्रॉपर्टी हम लोगों ने नेचुरल नंबर की पढ़ी। पहली क्लोजर लॉ, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, समवर्ग नियम कहते हैं। दूसरी एसोसिएटिव लॉ, जिसको हम लोग साहचर्य नियम कहते हैं। तीसरी होती है कम्यूटेटिव लॉ, जिसको हम क्रम विनिमय नियम कहते हैं। तीनों ही नेचुरल नंबर की प्रॉपर्टीज थी। तो क्लोजर लॉ में हमसे ये कहा गया कि सम ऑफ 2 नेचुरल नंबर्स इज ऑलवेज बी अ नेचुरल नंबर्स। दूसरी एसोसिएटिव लॉ में हमें एडिशन के लिए कहा गया और मल्टीप्लिकेशन के लिए कहा गया कि आपके पास अगर 3 नेचुरल नंबर हैं तो भले ही इनके ब्रैकेट को चेंज कर दिया जाए, इनकी कैलकुलेशन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कम्यूटेटिव लॉ में भी यही कहा गया कि आपके पास 2 नेचुरल नंबर हैं, चाहे आप इनको एडिशन करें चाहे आप इनके मल्टीप्लिकेशन करें, अगर आप इनके क्रम को बदल दे रहे हैं तो इनके आंसर में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, वो समान ही रहेगा। आई होप आपको नेचुरल नंबर की प्रॉपर्टीज के बारे में बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए फ्रेंड्स, अब हम लोग समझ लेते हैं सम संख्याओं और विषम संख्याओं के बारे में। कुछ लोगों को इसमें भी कंफ्यूजन रहती है, तो आज हम लोग क्या करेंगे, सारी बेसिक चीजों को पढ़ते हुए सभी कंफ्यूजन को पहले दूर करेंगे, क्योंकि कंफ्यूजन में ही अगर प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगे तो घोर कंफ्यूजन हो जाएगी। कैसी कंफ्यूजन हो जाएगी, घोर कंफ्यूजन। उससे दूर होना है, सबसे पहले हमें अपनी कंफ्यूजन को दूर करना है। व्हाट इज इवन नंबर एंड व्हाट इज ऑड नंबर, बेसिक सी चीज है। आपको पता है कि पॉजिटिव इंटीजर की बात कही जाए, यानी कि नेचुरल नंबर या पॉजिटिव इंटीजर एक ही चीज होती है, 1 से लेकर स्टार्ट होते हैं। इन नंबर्स में वो नंबर्स जो 2 से डिवाइड हो जाए, किससे डिवाइड हो जाए, 2 से डिवाइड हो जाए, वो सभी नंबर क्या कहलाएंगे, इवन नंबर कहलाएंगे। वो सभी नंबर क्या कहलाएंगे, इवन नंबर कहलाएंगे। यानी कि हर वो संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए वह संख्या कैसी होगी, एक सम संख्या होगी। और हर वो संख्या जो 2 से विभाजित ना हो वो संख्या क्या होगी, ऑड नंबर होगी। यानी अ नंबर विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2, दैट नंबर इज नोन एज even number, and a number which is not divisible by 2, that number is known as odd number। ठीक है, क्लियर है बात। अब देखिए एग्जांपल के तौर पे मैं कहूं कि 16 बताइए, इज 16 इवन और ऑड। 16 यानी 16 सम है या विषम है, तो आप कहेंगे सर 16 जो है चेक कर लेते हैं सम है या विषम है। क्या 16 2 से डिवाइड हो रहा है, आपको सर बिल्कुल 16 जो है तो वो 2 से डिवाइड हो रहा है, कितनी बार, 8 बार। इसका मतलब है कि 16 अपने आप में कैसा नंबर है, इवन है। कैसा नंबर है, इवन नंबर है। अगर मैं कहूं बताओ 16 बता दिया, 17 बताओ, 17 नहीं बता पाओगे तुम लोग 17 नहीं बता पाओगे इवन है या ऑड है। तो मैंने कहा सर इतनी सी बात है, 17 को जरा 2 से डिवाइड करके देखें, क्या 17 से 2 डिवाइड हो रहा है कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, नहीं कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है, क्योंकि ये पॉइंट में डिवाइड हो रहा है। देखोगे ना पॉइंट में डिवाइड होगा, 8 पॉइंट समथिंग चलता जाएगा, 8.5 होगा। लेकिन आप कहो कि ये कंप्लीटली डिवाइड होने का मतलब है कि पूर्णांक जो भागफल आए वो पूर्णांक आए। क्या भागफल पूर्णांक मिल रहा है, क्या क्वोशिएंट इंटीजर नंबर मिल रहा है, नहीं, ये तो कंप्लीटली डिविजिबल नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि 17 इज एन ऑड नंबर। कैसा नंबर है, ऑड नंबर है। कैसा नंबर है, ऑड नंबर है। क्यों, क्योंकि ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो इवन नंबर ऑड नंबर वही समझ में आ गई, ऐसी संख्या जो 2 से डिवाइड हो जाए वो इवन है, और जो 2 से डिवाइड ना हो वो ऑड नंबर है। आइए डिस्कस करते हैं हम लोग कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर के बारे में। बहुत ही बेसिक सी चीजें हैं, आई होप सबको पता भी होंगी, लेकिन इसमें कुछ हम अच्छी चीज भी सीखेंगे। देखो कैसे कंपोजिट नंबर की बात करें, भाज्य संख्याओं की बात करें, कंपोजिट नंबर की अगर डेफिनेशन पूछी है तो सबको पता है कि ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो, ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो और सभी गुणनखंड अलग अलग हों, 2 से अधिक गुणनखंड हो और सभी गुणनखंड अलग अलग हों। ये तो बेसिक डेफिनेशन हुई, लेकिन हम लोग इनको समझते कैसे हैं, हम लोग इनको ऐसे समझते हैं कि वो संख्या जो खुद से और 1 के अलावा किसी और संख्या से भी कट जाए उसको हम लोग कहते हैं कि वह संख्या भाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो बेसिकली जो इसकी परिभाषा हमसे कहती है वो ये कहती है कि अ नंबर विच हैव ओनली 2 डिफरेंट फैक्टर्स, a number which have more than 2 different factors, more than 2 different factors, more than 2 different factors, more than
टू डिफरेंट फैक्टर्स। मतलब भाज्य संख्या वो संख्याएं होती है जिनके दो से अधिक गुणनखंड होते हैं, दो से अधिक गुणनखंड होते हैं। और प्राइम नंबर अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनके बेसिकली टू ही फैक्टर होते हैं, टू फैक्टर्स होते हैं जिनके अंदर सिर्फ, और वो दो फैक्टर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है 1 और दूसरा होता है नंबर इटसेल्फ। जो नंबर है वह नंबर स्वयं। ठीक है, ये हम इनकी डेफिनेशन है। अगर हम कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर की परिभाषाओं की बात करें तो सिंपली क्या होता है कि एक ऐसा नंबर जिनके दो से अधिक फैक्टर गुणनखंड हो उनको हम कहते हैं कि वो नंबर आपका भाज्य संख्या है। और जो नंबर आपकी सिर्फ दो फैक्टर रखते हो जिसमें एक खुद 1 हो और एक नंबर इटसेल्फ यानी वह खुद का नंबर हो। अब देसी जुगाड़ क्या होती है, इसको पहचानने की देसी जुगाड़ हम लोग ऐसे रखते हैं कि भाई साहब भाज्य संख्या अगर है तो वह भाज्य संख्या खुद से कट रही होगी या 1 से कट रही होगी। भाज्य संख्या जो होगी वो खुद से और 1 के अलावा किसी और नंबर से भी कट रही होगी। खुद के और 1 के अलावा किसी और नंबर से भी कट जाए तो वह संख्या भाज्य संख्या होगी। और अभाज्य संख्या वह संख्या होगी जो या तो खुद से कटे या 1 से कटे, इसके अलावा किसी और नंबर से ना कटे, तो वो संख्या अभाज्य संख्या होती है। बात समझ में आ रही है? ये तो थी दूसरी जुगाड़। अब एक ही डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैं 1 के केस को समझता हूं, क्योंकि बहुत से लोग कंफ्यूज हैं। अगर मैं आपसे पूछूं बताओ 1 प्राइम नंबर है कि कंपोजिट नंबर है, तो आप सोचेंगे बताओ 1 प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है। तो इसके पीछे इसके डेफिनेशन को समझना बहुत जरूरी है। कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन हमसे ये कहती है कि अ नंबर विच हैव मोर देन टू डिफरेंट फैक्टर्स, मोर देन टू डिफरेंट फैक्टर्स। अब मैं 1 की बात करूं तो 1 की अगर बात करोगे तो कितने भी 1 आपस में मल्टीप्लाई कर दो, क्या उनका मल्टीप्लीकेशन कुछ अलग होगा? नहीं, 1 ही होगा। 1 को कितनी बार भी मल्टीप्लाई किया जाए उनका मल्टीप्लीकेशन क्या होगा? 1 ही होगा। इसका मतलब क्या है कि 1 के तो कई सारे फैक्टर हैं, 1 के तो कई सारे फैक्टर हैं, 2 से अधिक फैक्टर हैं। अब ये इसमें आ जाना चाहिए कि 2 से अधिक फैक्टर है, मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। लेकिन इसमें एक चीज और बोली गई है कि मोर देन 2 डिफरेंट फैक्टर्स। मतलब 2 से अधिक फैक्टर्स तो हों, लेकिन 2 से अधिक फैक्टर कैसे हों? अलग अलग हों, डिफरेंट हों, एक ही नहीं हो। लेकिन यहां तो देखो सब सेम फैक्टर्स हैं। 2 से अधिक फैक्टर्स तो हैं लेकिन डिफरेंट नहीं है बल्कि सेम है, इसलिए 1 जो है वो आपका कंपोजिट नंबर नहीं हुआ। कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग 1 आपका कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या नहीं हुआ, क्योंकि भाज्य संख्या होने के लिए 2 से अधिक फैक्टर होने चाहिए और ये 2 से अधिक फैक्टर जो हो वो आपके डिफरेंट होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। अब अभाज्य संख्या की डेफिनेशन ये कहती है कि ऐसी संख्या जो खुद से और 1 से कट जाए वही अभाज्य संख्या होती है, किसी तीसरे नंबर से ना कटे। तो अब हम यहाँ पे 1 को देखेंगे तो 1 प्राइम नंबर की डेफिनेशन ये कहती है कि इट हैव ओनली 2 फैक्टर्स विच इज 1 एंड अदर इज नंबर इटसेल्फ। ठीक है ना? तो अब यहां पे देखेंगे तो 1 की फिर से यहां पे डेफिनेशन हुई कि 1 के तो 2 से अधिक फैक्टर हो गए, तो इसका मतलब है कि 1 अभाज्य संख्या भी नहीं है। बात समझ पा रहे हो? कितनी बेसिक सी चीज आपको बताई है। अगर आपको इनकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही 1 को समझना चाहोगे तो बहुत अच्छी तरीके से समझ पाओगे कि 1 ना तो प्राइम नंबर है और ना ही 1 कंपोजिट नंबर है। अब आपसे पूछा जाएगा कि 1 प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है, तो आपका आंसर होना चाहिए देखिए सर 1 ना तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है, यानी ना ही अभाज्य है ना ही भाज्य है। इसके पीछे का कारण ये है कि इसके 2 से अधिक डिफरेंट फैक्टर होने की वजह से, 2 से अधिक फैक्टर होने की वजह से ये प्राइम नंबर नहीं हुआ, और 2 से अधिक फैक्टर तो हैं लेकिन डिफरेंट नहीं है, एक जैसे फैक्टर है, इसलिए ये कंपोजिट नंबर भी नहीं हुआ। बात समझ में आ रही है? अब आपसे पूछा जाता है, वही कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में, आप उठा के देखना एक क्वेश्चन जो प्राइम और कंपोजिट नंबर में रिपीटेड है वो ये है कि बताओ 2 जो है वो प्राइम है या कंपोजिट है। तो आप कहोगे सर 2 जो है वो एक प्राइम नंबर है, 2 जो है वो एक प्राइम नंबर है। आप पूछोगे सर कैसे? तो प्राइम नंबर की डेफिनेशन कहती है कि इसके अंदर सिर्फ 2 फैक्टर होंगे, एक तो 1 होगा और एक नंबर जो खुद है वो होगा। बताओ, तो इसका मतलब है, अब एक चीज बताओ 1 और 2 इसके 2 ही फैक्टर होंगे, इसके अलावा क्या कोई और फैक्टर है जो 2 का हो सके? नहीं। कोई और नंबर है जो 2 को काट सके? 1 और 2 के अलावा कोई और नंबर है जो 2 को काट सके? नहीं। इसका मतलब क्या है कि 2 जो है वो एक प्राइम नंबर है, क्योंकि प्राइम नंबर की डेफिनेशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है। अब बात तीसरा क्वेश्चन, इसी 2 से एक और क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, वो ये पूछा गया बताओ छोटी से छोटी प्राइम नंबर क्या होगी? तो आप होगे 2। छोटे से छोटा प्राइम नंबर क्या होगा? 2, ना कि 1। याद रखना 1 प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए छोटे से छोटा प्राइम नंबर पूछा जाएगा तो आप होगे 2। फिर आपसे तीसरा क्वेश्चन इसमें यह पूछा जाएगा कि वह छोटे से छोटा इवन प्राइम नंबर कौन सा है? तो आप होगे 2। छोटे से छोटा इवन प्राइम नंबर कौन सा है? 2।
सम है ना, 2 सम है कि नहीं है, बिल्कुल है, और छोटे से छोटा भी है और प्राइम नंबर भी है, यानी छोटे से छोटा इवन प्राइम नंबर क्या है 2। 3 क्वेश्चन हो गए। चौथा क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया आपसे वो ये पूछा गया, बताओ ऐसी कौन सी प्राइम नंबर है इकलौती इवन प्राइम नंबर, बताओ इकलौती इवन प्राइम नंबर यानी कि इकलौती सम अभाज्य संख्या कौन सी होगी, तो भी 2 होगी, क्योंकि अब प्राइम नंबर जितने भी होंगे उठा के देख लेना, 2 के अलावा अब जितने भी प्राइम नंबर होंगे सब ऑड होंगे ना कि इवन होंगे। इसलिए इकलौता प्राइम नंबर जो होता है वो कौन होता है, 2 होता है। इसलिए 2 के लेकर आपको 3 क्वेश्चन माइंड में होने चाहिए जो काफी रिपीटेड है आपके प्रीवियस ईयर के टीचिंग के एग्जाम में, काफी बार पूछा गया है, टेट में तो कई बार पूछा गया है कि आपसे पूछा जाएगा कि बताओ इकलौता इवन प्राइम नंबर कौन है, तो आप कहोगे 2। बताओ सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, तो आप कहोगे 2। बात समझ में आ रही है। अब अगर कंपोजिट नंबर की बात की जाए तो इसको भी हम लोगों ने समझ लिया है। जैसे अगर मैं कहूं 9 है, 9 एक कंपोजिट नंबर है या प्राइम नंबर है, तो आप कहोगे सर 9 जो है वो एक कंपोजिट नंबर है। तो मैं पूछूंगा कैसे, तो आपको सर 9 कंपोजिट नंबर इस तरीके से हुआ क्योंकि कंपोजिट नंबर हमसे कहता है कि मोर देन 2 डिफरेंट फैक्टर्स होने चाहिए। तो इसके देखिए जरा फैक्टर करूंगा तो 1 भी एक इसका फैक्टर हुआ, 3 भी इसका एक फैक्टर हुआ, 9 भी इसका एक फैक्टर हुआ, ठीक है ना। 1 भी इसका एक फैक्टर हुआ, 3 भी इसका एक फैक्टर हुआ, 9 भी इसका फैक्टर हुआ, ठीक है ना। 9 भी इसका एक फैक्टर हुआ। कैसे आप देख सकते हो, आपको ये फैक्टर ना समझ में आए तो आप ऐसे समझ लीजिए कि देसी जुगाड़ हमसे क्या कहती है, देसी जुगाड़ ये कहती है कि एक ऐसी संख्या जो खुद से और 1 के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कट जाए तो वह भाज्य संख्या होती है, और जो खुद से और अपने से के अलावा किसी से ना कटे तो वह भाज्य संख्या होती है। तो 9 को देखो जरा, 1 से तो कट ही रहा है, 9 से भी कट रहा है, क्या किसी और संख्या से भी कट रहा है, तो आपको सर बिल्कुल 3 से कट रहा है, 3 टाइम्स। इसका मतलब क्या है कि ये कैसी संख्या हो गई, कंपोजिट नंबर हो गई। बात समझ में आई। अगर मैं पूछूं 7 कंपोजिट है या प्राइम है, तो आपको सर 7 जो है ना ये 1 से कटेगा, 7 से कटेगा, 1 और 7 के अलावा क्या किसी तीसरे नंबर से 7 कटेगा, तो आप कहोगे नहीं, इसका मतलब 7 कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है। बात समझ पा रहे, देसी जुगाड़। क्या करोगे, कोई नंबर पूछा जाए कि ये प्राइम है या नॉन प्राइम है, मतलब कि कंपोजिट है, ये प्राइम है या कंपोजिट है, भाज्य है अभाज्य है, तो आप क्या कहोगे कि अगर इसके सिर्फ 2 फैक्टर हो रहे हैं यानी 1 और वह संख्या, यही 2 से कट रही है, अगर वह संख्या दी गई संख्या अगर केवल 1 और उस संख्या से ही कट जाए तो वह क्या हो गया, अभाज्य संख्या होगा, और अगर किसी अन्य संख्या से भी कट जाए तो वह भाज्य संख्या होगा। क्लियर है इतनी बात। तो आपको भाज्य और अभाज्य संख्या समझ में आ गई। क्वेश्चन पे फोकस अभी हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आपसे पूछे गए हैं, तो यहाँ पे डबल मेहनत क्यों करना। अभी सिर्फ हम केवल क्या समझ रहे हैं, डेफिनेशंस को समझ रहे हैं और इनकी बारीकी, इनके कॉन्सेप्ट्स को समझते चल रहे हैं, ठीक है ना। अभी हम फोकस नहीं कर रहे हैं क्वेश्चंस पर, कि क्वेश्चन तो हमें करने ही है आगे। इसलिए सिर्फ इतना समझो कि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या की परिभाषा क्या है, 1 प्राइम नंबर है कि इवन कंपोजिट नंबर है, ये समझा आपने। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, ये समझा। इवन प्राइम नंबर कौन सा है, वो समझा। इसके बाद डेफिनेशन क्या कहती है, वो समझा, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी तक जो समझा है, मुझे नहीं लगता कि आपको इस वीडियो में अभी तक कोई भी समस्या रही होगी। चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। अगली वीडियो में हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे और इसके आगे सीखेंगे कि सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं कि कोई भी संख्या अगर हमें दी जाए और हमसे ये पूछा जाए। देखो छोटी छोटी संख्याओं तो हम पता कर सकते हैं कि ये अभाज्य है अभाज्य है। जैसे 3 पूछा जाए तो आप कहते हो सर 3 तो अभाज्य संख्या है, क्यों, क्योंकि ये 1 और 3 के अलावा किसी से नहीं कट रही है। 6 पूछा जाए तो आप कहोगे सर ये 6 भाज्य संख्या, क्यों, क्योंकि 1 और 3 के अलावा 2 से भी कट रही है, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए 241, बताओ 241 भाज्य है अभाज्य है, 1001 भाज्य अभाज्य, तो इन संख्याओं को आप कैसे डिफाइन करेंगे कि ये भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है। एग्जाम अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाते होंगे तो आप देखना, ऐसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आपसे डायरेक्टली पूछे गए हैं कि बता दो, कोई संख्या दे दी गई, पूछा गया ये भाज्य है या अभाज्य है, यानी ये प्राइम है या कंपोजिट है, तो आपको वहां पे पता होना चाहिए कि कंपोजिट यानी कि प्राइम नंबर कैसे निकाले जाते हैं। तो हम लोग कल प्राइम नंबर निकालने का तरीका भी सीखेंगे, सह अभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर क्या होते हैं वो भी सीखेंगे। इसके बाद हम लोग इसके आगे की जो भी टॉपिक हैं जैसे डिविजिबिलिटी वो सीखेंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रखेंगे क्योंकि वीडियो होने वाली है लंबी वीडियो रखनी नहीं है। 24 से 25 मिनट तक की वीडियो हमारा मेन टारगेट है कि इतने मिनट में हमें वीडियो को निपटाना है। जितने भी कॉन्सेप्ट है हम धीरे धीरे सीखते चले जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको आज की क्लास बेहतर लगी होगी, अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी क्लास लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक शेयर और एक सब्सक्राइब ही टीचर का मेन मोटिवेशन होता है। टीचर को समझ में तो आए कि आपको क्लास समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, कि फालतू में बस टीचर कैमरा के सामने बोलता चला जाए और बस अपना ही फिजिकल फटीग कर ले, ठीक है। तो वो नहीं करना है, आपको अच्छी तरीके से तैयारी करनी है। ऑल द बेस्ट और जय हिंद दोस्तों।